हिसार लोकसभा में काम कर रहा था। आज के हम हिसार में कुछ समय लगाएंगे और सिरसा में तैयारियां बहुत अच्छी हैं और हिसार की आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है। हमारे साथी समर्थक बताते हैं सब ठीक है, लगातार सब संपर्क में। रंजीत चौटाला को जयप्रकाश टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रंजीत चौटाला का काफी बार विरोध देखने को भी मिला। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रंजीत चौटाला जी को जयप्रकाश टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मैंने तो नहीं कहा, ये किसने कहा आपने? जयप्रकाश तो जब मैं पिछली बार आदमपुर चुनाव में आया था तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और टक्कर देते हुए दिखाई देते थे। हुआ क्या फिर अंत में? हमने कहा था ना उनको कि आप 100% हारेंगे। जो लोग सोसाइटी में सिविलाइज तरीके से नहीं रहते हैं उनको जल्दी से वोट नहीं मिलते। उनका जो पुराना हिस्ट्री जो उनकी है वो काफ़ी डेंटेड हिस्ट्री है। और मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ता था यहीं, और हिसार के पटेल नगर में जो उन्होंने किया था चुनावी हिंसा के दौरान, वो उसके बाद उसका पहले भी कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, उसका बाद में भी काफ़ी गंदे तरीके से उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया था। मैं इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, पुराना हिस्ट्री एक बार चेक कीजिएगा। काफ़ी आप दूर दूर तक इस तरह का कोई मुकाबला नहीं समझते हैं रंजीत सिंह चौटाला? डेफिनेटली मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, अगर मुकाबला होता तो मैं जिम्मेदारी से कहता कि मुकाबला है। मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव जो उनकी टिकट बाद में आई थी, हमारी टिकट पहले आ गई थी। जब तक टिकट जब नई नई टिकट आती है तो जो समर्थक जो होते हैं उत्साही तरीके से स्वागत करते हैं उम्मीदवार का। एक ही परिवार के 3 प्रत्याशी मैदान के अंदर है हिसार लोकसभा के अंदर, तो नैना सुनैना चौटाला को क्या समझते हैं? आपकी क्या टक्कर दे पाएंगी रंजीत चौटाला? नहीं, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे और इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कहूंगा भी नहीं। अभय चौटाला ने एक बयान जो है कल ही दिया है कि रंजीत चौटाला अगर हार करके आते हैं तो देवीलाल की आत्मा को असली शांति मिलेगी। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनकी कोई बात हुई है देवीलाल जी से? मतलब उन्होंने कैसे सेंस किया है? उनका क्या, उनसे इसके पीछे क्या लॉजिक क्या था? उनकी कोई बातचीत हुई थी क्या कोई? अभी हुड्डा साहब आए हुए थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी आई है तब से बेरोजगारी जो है लगातार बढ़ रही है। हाँ, जब से बीजेपी आई है तो उनकी बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार, और अब भी वो बेरोजगार ही रहेंगे डेफिनेटली। रोहतक में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। पूरे हरियाणा के अंदर आप भ्रमण कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि 10 लोकसभा सीटों के अंदर से बीजेपी डेफिनेटली कितनी निकाल पाएगी? 10 की 10। 10 की 10। चलिए एक तरफ बात कर ले, अलायंस में जो है इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, तो क्या लगता है उसका असर कहीं हमारे बीजेपी पर तो नहीं देखने को मिलेगा? इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन था वो, उसको इंडिया नहीं बोल सकते आप। ए फॉर अलायंस था, हर एक के बाद में डॉट है उसमें, वो इंडी गठबंधन था। और गठबंधन में सभी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। जो पार्टी गठबंधन की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। कुछ 30 पे लड़ रहे हैं, वो भी बनना चाहते हैं। हालात तो ये कि 7 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी उम्मीदवार हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400 पार का नारा है, जनता साकार करने जा रही है। जैसे ही केजरीवाल साहब बाहर आते हैं, लगातार चुनाव प्रचार में शुरू हो जाते हैं, और वहीं पर बात कर ली जाए तो आम जनता कहती है दिल्ली का शेर वापस आ गया। तो क्या लगता है वो शेर सच में दहाड़ने वाला है, और वो दहाड़ कितनी कहने वाली? आप बताइए कितने दहाड़े? मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा था जो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने पूरे गुजरात में जमानत जब्त कराई है, जिन्होंने पूरे राजस्थान में जमानत जब्त कराई है, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में जमानत जब्त कराई है, जिनकी उत्तर प्रदेश में हालत बड़ी खराब रही है, सबसे बड़ा प्रदेश है, मैं उन्हीं की बात कर रहा था। मुझे पता था आप उनके बारे में पूछेंगे। जो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 3 सीटों पर मुकाबले में नहीं है, वो क्या दहाड़ेंगे, किस तरह से दहाड़ेंगे? उनका जंगल काफी छोटा होता जा रहा है। चलिए एक बात सच सच बताइएगा, जिस तरीके से अभी बयान एक और केजरीवाल जी का आया कि मोदी जी का रिटायरमेंट होने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं उनकी उम्र जो है ज्यादा होगी, उनसे ज़्यादा काम करते हैं, 19 घंटे काम करते हैं, पिछले 9.5 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। केजरीवाल तो 5 बार तो अलग अलग नेचुरोपैथी सेंटर्स में छुट्टी मना के आए हैं। 14 दिन की एक बार, 7 दिन की एक बार, 14 दिन की एक बार, 5 बार तो वहीं गए हैं। और जब चाहे तब ऑफ ले लेते हैं, जब उनका बाहर मन लेता जेल में चले जाते छुट्टी मनाने के लिए। मोदी जी ने 9.5 साल में छुट्टी कोई ली नहीं, अब तक तो लगातार काम करते हैं। आज तक पहले प्रधानमंत्री जिनकी एक दिन की भी छुट्टी नहीं है।
पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी नारा दे रही थी 70 पार का, 40 के ऊपर सिमट करके रह गई। जयप्रकाश का कहना है कि इस बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन 250 के ऊपर तो अभी भी सिमट रही है। जयप्रकाश कहाँ के वो भविष्य वक्ता हो गए? अपना तो देख लें चुनाव। 4 तारीख को शाम को पूछिएगा उनसे। जब पिछली बार में चुनाव वो हारे थे, मैं हरा के गया था, तो पहली कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी और जयप्रकाश जी सिर्फ मेरा नाम ले रहे थे। इस बार कहना कि ना ले मेरा नाम। अब कार्यकर्ता सब लोग जुटे हुए हैं। पहले उपचुनाव था कभी कभी, अब तो एक एक बच्चा बीजेपी का जो है, श्री राम के भक्त जो है, अब गली गली कुचे कुचे अपने वोट मांग रहे हैं। और इस बार तो नाम, उनकी जो संख्या है नामों की, बहुत लंबी फहरिस्त होगी, वो बता भी नहीं पाएंगे किस वजह से आ रहे हैं। सर, पब्लिक में एक धारणा होती है, जहाँ भी मीनू बेनीवाल जी जाते हैं, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे भादरा का चुनाव हो, चाहे आदमपुर का उपचुनाव हो, चाहे ऐलनाबाद का, जिस भी चुनाव में जाते हैं उससे अगले दिन उस चुनाव की हवा ही पलट जाती है। इसलिए क्या राज है सर, बताओ तो। मेहनत करते हैं हम। पहले जहाँ जाते हैं उससे पहले उस एरिया की, उस क्षेत्र की रिसर्च करते हैं। ऐसे ही नहीं चले जाते हैं। हमारी टीम पहले जाती है और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, लेकिन उनको उनकी जहाँ वो हैं वहाँ पर सम्मान पूरा नहीं मिल रहा है, जिसके वो हकदार हैं। उनको टच करते ही सबसे पहले ही, जब जैसे हम जाते हैं उनको टच करते हैं, माहौल अपने आप बदल जाता है। जो लोग सोसाइटी में जिनकी वैल्यू है, जो साफ छवि के लोग हैं, उन्हीं को टच करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। यही है तरीका, और कोई अलग स्पेशल तरीका कोई नहीं है। तो छोटे मोटे तरीके जो होते हैं वो आपको फिर 25 तारीख को बताएंगे। विपक्ष कहता है कि आप लोगों के पास एक वॉशिंग मशीन भी है जिसमें काफी लोग धुल जाते हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन में काफी लोग धुल चुके हैं। बाकी अभी जो चुनाव हो जाएगा, तीसरी बार जब मोदी सरकार बनेगी, सभी ठग जेल में होंगे और सारे के सारे धुल जाएंगे। मतलब आप मानते हैं कि वॉशिंग मशीन है आप लोग? हाँ, वॉशिंग मशीन है, उनमें धुल रहे हैं सब लोग, काफी धुल चुके हैं। कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं, जो वो आगे तीसरी बार जब सरकार, मोदी जी ने कहा है ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार आओ फिर देखते हैं कितने बड़े बड़े स्टेप उठेंगे। सर, कुछ कमेंट्स आते हैं जब मोदी के बारे में या मोदी जी की कोई या हिसाब की कोई वीडियो डाली जाती है रणजीत चौटाला जी की, तो उसमें एक कमेंट आया था कि आप कांग्रेसी को इस तरीके से विरोध करें, पर आपके खुद के 10 में से 6 तो कांग्रेसी ही है। मैं इस तरह की बातों पे कमेंट नहीं कर सकता। नीतिगत व्यवस्था के हिसाब से करिए तो देखो, होता क्या है कि जिस तरह की पॉलिसी बीजेपी की है, जिस तरह का काम गवर्नमेंट ने किया है, जिस तरह बीजेपी की पॉलिसी अंतिम व्यक्ति तक है। अंत्योदय जो है वो अंतिम व्यक्ति और अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम आदमी, जिसको सोशली समाज में जगह कई बार कम मिलती है, पॉलिटिकली इतना वो नहीं मजबूत हो सकता है, उस तक पहुंचने की है। कांग्रेस के पास कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं। आगे विधानसभा चुनाव में आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं? मेरे विधानसभा चुनाव की मेरी कोई तैयारी नहीं चल रही है। मैं जिस पार्टी में हूँ उसमें अपना मुंह उठा के तैयारी नहीं कर सकते हैं। अनुशासन में चलना पड़ता है। अगर जिम्मेदारी संगठन के मिली संगठन का काम करेंगे, प्रचार के मिलेगी प्रचार करेंगे, व्यवस्था के मिली व्यवस्था करेंगे, चुनाव के मिली चुनाव। नायब सिंह सैनी जी अभी आए हुए थे, क्या लगता है चुनाव पर कितना एक बहुत असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। एक आप देखो ना, मोदी जी के राज में एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ तो तय है, उस पार्टी की अगर सरकार आएगी तो उसका बेटा बनेगा, उस पार्टी की आएगी तो उसका बेटा बनेगा। यहाँ तो कोई भी बन सकता है, आम घर का बेटा। यही तो खास बात है बीजेपी की। बीजेपी में एमएलए आम आदमी है और आम आदमी एमएलए है। पार्टियों को छोड़ के काफी सारे नेता बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आए। जिस दौरान जिस पार्टी को छोड़कर आए हैं, वहीं पर विपक्ष कहता है कि जब वो हमारे सहयोग नहीं हुए तो बीजेपी। हर आदमी ऐसे ही कहता है, जो जिस पार्टी को छोड़ता है वो पार्टी, जो पहले वाली पार्टी वाले ऐसे ही बोलते हैं, छोड़ के जाता है वो कहता है बेकार पार्टी थी। ये तो उनका आपस का विषय है। इसमें तो ये तो एक तरह का ट्रेंड चला हुआ है। जिस पार्टी में जाएगा उसको अच्छा बताएगा, किसी पार्टी में जाएगा। लेकिन तो वो कहते हैं कि वो जब उनके ही सही नहीं रहे तो आपके कैसे होंगे? सभी ऐसा कहते हैं। अगर किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो पहले वो जिस पार्टी से छोड़ के आएगा वो कहेगा मेरे सगे नहीं रहे, उधर से जाएगा और वही वापस चला जाएगा तो फिर घर वापसी बोलते थे उसको। उन सबका बीजेपी में आना भी एक अलग असर डालेगा। सिर्फ बीजेपी में थोड़ी आ रहे हैं। बीजेपी से कुछ लोग जो पसंद नहीं कर रहे हैं वो जा भी रहे हैं। कोई कांग्रेस में जाता है, कोई बीजेपी में जाता है, कोई आईएनएलडी में, कोई जेजेपी में, सब ऐसे ही अलग अलग। सिरसा चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, अशोक तंवर के ऊपर एक हमला हुआ, विपक्ष के टारगेट कर रहे हैं। कोई हमला नहीं हुआ, 2 साल पुरानी वीडियो थी, कोई हमला नहीं हुआ। वो वीडियो पुरानी थी और उसमें संज्ञान भी लिया गया है, गवर्नमेंट भी की है
और वो मामला उनके विचाराधीन है। वो 2 साल पुराना किसी और नेता के साथ किया हुआ घटना है। 25 तारीख बिल्कुल सामने है और अभी कोई मैसेज जो आप आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं या फिर आपके विपक्ष अगर इस वक्त आप ही को लाइव देख रहे हो? अगर आपको बिना खर्ची पर्ची ईमानदारी से पढ़ने वाले व्यक्ति को, जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, उसको अगर नौकरी चाहिए, ये सिस्टम को अगर फॉलो करना है, व्यवस्था को लचर नहीं करना है, वही तरीका के बड़े बड़े लोग आके बंद कमरे में अपने बाप को, अपने बेटे को, पोते को, भांजे को नौकरी लगवाते थे और 20-20 आदमियों को बेवकूफ़ बना के ले जाते थे। कहीं एडवांस रिश्वत ले लिया करते थे, कुछ लोगों पर रिश्वत के केस भी चले हैं। उसको अगर आप व्यवस्था को उतारना चाहते हैं, आपको बीजेपी की सरकार की तरफ चलना चाहिए। अगर आप देखो मोदी जी ने क्या किया, संविधान में बाकी सब अधिकार तो थे, मोदी जी ने आपको स्वास्थ्य का अधिकार भी दे दिया। आयुष्मान कार्ड के बाद में आप कहीं भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं। एक गरीब आदमी अब इलाज के लिए नहीं मरेगा, पैसे की कमी की वजह से कुछ नहीं होगा। और 6 जून के बाद जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो 70 साल से ऊपर के सब लोग जो हैं वो आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर हो जाएंगे। आप देखिए राशन कहाँ, कितने बुरे समय में, कोविड के समय में घर घर राशन पहुंचाना कोई आसान बात नहीं थी। 81 करोड़ लोगों को संभाला है उन्होंने, पिता की तरह व्यवहार किया उन्होंने देश के लोगों के साथ में। अगर आपको वही व्यवहार, वही प्यार, वही सम्मान चाहिए और अंतिम व्यक्ति की पूछ हो, उसको समझें लोग, उनको जाने, तो मोदी जी के साथ चलना चाहिए। और अगर वही पर्ची वाली सरकार चाहिए, जैसे कि नेताजी जो चुनाव लड़ रहे हो कहते हैं हाँ पर्ची तो चलती थी हमारी, तो वो उनकी मर्जी है। इस संविधान को बदलने की बातें भी कही जा रही है, अगर दोबारा से देश के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। देश के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, चाह के भी नहीं बदलता, बिन चाहे बदलता। ये सिर्फ बेकार की बात है। आपने महामारी की बात की है, मैं बताऊं कि जेपी साहब का भी एक बयान आया था कि वो टीके जो है वो जानलेवा टीके लगाए गए थे लोगों को मारने के। उन्होंने क्यों लगवाए थे फिर टीके? खुद को भी लगे, उनके भाई को भी लगे, उनके घर में भी लगे टीके, ना लगवाते, वो तो जिंदा है। आप पूछो उनसे, उनके पास कोविड सर्टिफिकेट है कि नहीं है? लेकिन कोविशील्ड कंपनी ने खुद ये माना है। उन्होंने नहीं माना है, वो कुछ विशेष केस थे, इंग्लैंड की बात है, वो इंडिया की बात नहीं है। आप जयप्रकाश जी जब आपको मिले तो आप पूछेगा कि कोविड सर्टिफिकेट है आपके पास, और है तो अब तक जिंदा क्यों है? ऐसे थोड़ी होता है, इतने बड़े आदमी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। पूरे घर को लगे, हम आपको नहीं लगे, सबको लगे हमें, फिर तो पूरा। जेपी साहब कहते हैं 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम भी करेंगे अगर उनकी सरकार आ जाती है। जेपी साहब सिलेंडर ले लेंगे बाद में, जब वो हार जाएंगे तो सिलेंडर लेना दूर करना क्या? पिछली बार भी सिलेंडर दिया था ना, इस बार पूरा सब कुछ दे देंगे इकट्ठा से उनको, चिंता मत करो आप उनसे पूछना कि उन्होंने पटेल नगर में क्या किया था। क्या आप दोहराएंगे उस घटना को वापस? मैं मेरे मुंह से नहीं बोलना चाहूंगा, इतनी जो गंदी घटना उन्होंने की थी, घृणित चीज थी, वो मैं नहीं दोहरा पाऊंगा। नरवाना में उन्होंने क्या किया था, ये शरारती और डिफरेंट टाइप के लोग हैं। इनका राजनीति में इनका तो होना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। इसको टिकट क्यों दिया है पता नहीं। अभी नैना सिंह चौटाला जी पर भी हमला हुआ, उसमें जेपी जी का नाम आ रहा है, तो क्या लगता है हमला है उस पर? बुरी बात है, हमला किसी पे भी नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। पर जेपी तो हमला करने के माहिर ही रहे हैं शायद, जो पहले वाली बात थी इसी से संबंधित थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।